क्लास सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट को सपोर्ट चाहिए क्यों होती है। असल में देखें, सपोर्ट और प्रोटेक्शन हमें क्यों चाहिए होती है। पहली चीज कि आपकी बॉडी को अपना शेप मेंटेन रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी अपना शेप मेंटेन कर रखना है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो आपकी बॉडी में अगर मसल्स नहीं है और अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है तो आप अपना शेप कभी भी मेंटेन नहीं रख सकते। ठीक है, मसल्स को भी हटा दीजिए, अगर बोन्स नहीं है तो आप मीन्स की मसल्स की अटैचमेंट ही नहीं होगी। जब मसल्स की अटैचमेंट ही नहीं होगी तो आपको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, तो कभी आपका शेप कुछ हो जाएगा, कभी आपका शेप कुछ हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं है, आपकी बॉडी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप अपना शेप कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। सेकंड, जब हमारा साइज इंक्रीज होता है तो हमारे अंदर अनबैलेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी साइज प्लांट की बॉडी या आपकी बॉडी जब भी अपना साइज को इंक्रीज कर रही होती है, मीन्स उसके सेल जो है वो इनलार्ज हो रहे होते हैं, तो आपको सपोर्ट की बहुत नीड होती है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, अगर आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं है तो आपकी बॉडी कभी भी स्ट्रेट नहीं रह सकती। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम ही नहीं होगा तो हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे। इसी तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर अगर सपोर्ट और स्ट्रेंथ नहीं है, प्लांट की बॉडी में मैकेनिकल टिश्यूज नहीं है जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लांट की जो स्टेम, आपको इतना बड़ा ट्री जो नजर आ रहा है ना, वो ट्री कभी भी नहीं फॉर्म होगा। एक तो वो हार्डनेस उसे प्रोवाइड कर रही है सपोर्ट, और दूसरी बात जो रूट्स हैं, अगर रूट्स बहुत वीक होंगी और उसके ऊपर आप इतनी बड़ी ट्री को खड़ी कर देंगे तो वो ट्री कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी, वो ट्री गिर जाएगी। सो प्लांट को सपोर्ट चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो अपना शेप मेंटेन कर सके। ठीक है, ताकि वो अपना साइज इजीली इंक्रीज कर सके और वो स्ट्रेट और स्ट्रॉन्गर रहे। सो इन केसेस के लिए प्लांट को सपोर्ट चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अब ये चीजें प्लांट की बॉडी में आती कहाँ से? दो तरीकों से आ सकती हैं। एक तो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं और एक आपके पास टर्जिडिटी होती है। टर्जिडिटी का मतलब आपको पहले से ही पता है कि प्रेजेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, जो कि आपके पास वाटर से मिल रहा होता है। क्योंकि जब प्लांट की बॉडी में वाटर ऐड होता है तो प्लांट के सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड, प्लांट के सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्स पे जो है वो वाटर की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, और वही सेल आपको हार्ड नजर आता है, और यही हार्डनेस आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है सॉफ्ट प्लांट्स के अंदर। लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप्स के मैकेनिकल टिश्यूज हैं, एक एक करके अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसे। तो प्लांट मूवमेंट में पहले आ जाते हैं टर्गर प्रेशर के ऊपर। टर्गर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है। अच्छा, टर्गर प्रेशर आपके पास ओनली लिविंग सेल्स में हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, नॉन लिविंग में भी होता है। होता है, नॉन लिविंग में भी होता है लेकिन कम होता है। फिर लिविंग सेल्स में ज्यादा होता है। लिविंग सेल्स में आपके पास आ जाते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस हम आउटर लेयर को कहते हैं, लिविंग आउटर लेयर को कहते हैं। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हम वस्कुलर कैम्बियम के बाद की जो लेयर होती है ना, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। वस्कुलर कैम्बियम असल में हम एक रिंग होती है जो कि वस्कुलर बंडल से फॉर्म हो रही होती है, वो भी ये मैं आपको दिखा देता हूँ कॉर्टेक्स होता क्या है। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कॉर्टेक्स क्या है। पित्त, पित्त हम कहते हैं कि वो जो आपने येलो येलो पोर्शन देखा ट्री का, उसे हम पित्त कह रहे होते हैं, मतलब जो सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का, उसे हम पित्त कहते हैं। सो आपसे ये कह रहा है कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और पित्त है, जो कि वाटर को टेक कर रही है बाय एंडोस्मोसिस। सो वाटर प्लांट की बॉडी के अंदर आता है थ्रू एंडोस्मोसिस। उसके बाद क्या होता है, यही वाटर जो है वो इंटरनल प्रेशर लगाता है, जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है वो रिजिड हो जाती है। जो आपके पास सेल वॉल है ना, वो रिजिड हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। ठीक है, और रेजिस्टेंट हो जाती है बेंडिंग से। अगर एक चीज हार्ड हो जाएगी तो फिर आप उसे इतनी आसानी से बेंड नहीं कर सकते। और अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर टर्जिडिटी लॉस हो जाएगी तो विल्टिंग हो जाएगी। विल्टिंग हम कहते हैं कि लीव्स का मुरझा जाना, ये स्टेम का मुरझाना जाना, ये विल्टिंग कहलाती है। तो वो आपसे यही कह रहा है कि टर्गर प्रेशर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट्स। ये आपको पहले से ही पता है। जाहिर है, अगर टर्जिडिटी का मतलब ही यही है कि प्रेजेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, अगर टर्गर प्रेशर ही नहीं होगा तो टर्जिडिटी कहाँ से आएगी? ये तो बकवास पॉइंट है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। नहीं, ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सपोर्ट का पोर्शन है उसमें से आपके पास टर्गर प्रेशर को कभी नहीं पूछा गया है, आपके पास मैकेनिकल टिश्यूज को पूछा जाता है। तो आपने ज्यादा फोकस करना है मैकेनिकल टिश्यूज के ऊपर। अच्छा, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम पहला वाला केस ही देखें तो पहले वाले केस के अंदर जाइलम फ्लोएम, तो फिलहाल अभी हमारा काम नहीं है जाइलम फ्लोएम से। ये देखें, जाइलम फ्लोएम के की जो सेंट्रल वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन पूरा नजर आ रहा है, अगर आप किसी लकड़ी को देखें तो वो जो बीच का जो येलो येलो पोर्शन होता है, तो वो पित्त कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीन भी हो रहा है, ये पित्त कहलाती है।
सो सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, लिविंग आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, डेथ को हम बार कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एपिडर्मिस से जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये सब मैं आपको पहले भी चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर आ जाइए मैकेनिकल टिश्यूज के ऊपर। मैकेनिकल टिश्यूज या सपोर्टिंग टिश्यूज प्लांट की बॉडी में 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरेन्काइमा, एक को हम कहते हैं कोलेनकाइमा, एक को हम कहते हैं स्केलेनकाइमा। होता क्या है कि जब सेल नया नया फॉर्म होता है तो उसे हम पैरेन्काइमा कह रहे होते हैं। वही सेल जब मेच्योर हो जाता है तो हम उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। और वही सेल जब डेड हो जाता है तो फिर हम उसे स्केलेनकाइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा तो मतलब एक ही सेल है, उसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले वो पैरेन्काइमा कहला रहा है, जस्ट न्यूली बॉर्न सेल्स को हम पैरेन्काइमा कह रहे हैं। जब वो मेच्योर हो जाता है तो कोलेनकाइमा, और जब वो डेड हो रहा है तो फिर हम उसे स्केलेनकाइमा कह रहे हैं। पैरेन्काइमा को देख लीजिए, पैरेन्काइमा की लोकेशन क्या होगी। पैरेन्काइमा की लोकेशन अभी हमने थोड़ी सी लोकेशन तो अभी हमने पढ़ ली थी कि ये होते कहाँ हैं, एपिडर्मिस पे होते हैं, कॉर्टेक्स पे होते हैं, पिथ पे होते हैं, ये तीनों तो आपको क्लियर है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मीजोफिल। देखिए अगर आप लीफ का ट्रांसफर सेक्शन करें, अगर आप लीफ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन करें, तो लीव्स के बहुत सारे सेल्स हैं। तो आपके पास ऊपर एक लेयर नजर आएगी जो कि कंटिन्यूअसली सेल्स की बनी हुई होगी, बीच में कुछ एम्प्टी पोर्शन होगा और वहां पे कुछ सेल्स होंगे इरेगुलर शेप के। सो वो जो इरेगुलर शेप के सेल्स हैं उसे हम मीजोफिल्स कहते हैं। मीन्स अगर लीफ की अगर हम एनाटमी को देखें तो लीव्स की एनाटमी के अंदर आपके पास बहुत सारे सेल्स आएंगे। तो आपने अपर लेयर नहीं लेनी, आपने लोअर लेयर नहीं लेनी, आपके पास जो मिडिल वाली लेयर होगी, जो मिडिल की जो सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे इरेगुलर शेप के, उन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जहाँ पे आपके पास फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस भी आपके पास मेसोफिल सेल्स में होती है। अच्छा, दूसरी बात ये आपके पास क्या है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। क्योंकि जितने भी रीजन्स अभी हमने पढ़े, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, मेसोफिल्स, तो ये सारे वेजिटेटिव्स ही पार्ट हैं। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो दे आर अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं, क्योंकि अभी न्यूली बॉर्न है, तो अभी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसे अनस्पेशलाइज्ड कह रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके पास वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स का मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट की बॉडी में दो ही होते हैं, एक को हम जाइलम कहते हैं और एक को हम फ्लोएम कहते हैं। सो अगर जाइलम और फ्लोएम कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं तो वो वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। और अगर किसी की बॉडी में वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं तो उसे हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और अगर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा। सो ब्रायोफाइट्स की पूरी बॉडी आपके पास पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। So the whole body of the lower plants bryophytes made up of these tissues. प्राइमरी वॉल, अच्छा सेल वॉल को अगर हम देखें तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर द सेल के अंदर। तो सेल वॉल के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, मिडिल लेवल, ये सब आपने पढ़ा होगा। सो जब सेल न्यूली बॉर्न होता है तो सिर्फ उसके पास प्राइमरी लेयर होती है, फिर ऐसा ऐसा उसके पास डिपोजिशन होने के बाद सेकेंडरी लेयर बनती है। तो फिलहाल उसके पास सिर्फ प्राइमरी लेयर होती है। तो दे यूजुअली हैव थिन प्राइमरी वॉल बट नो सेकेंडरी वॉल। आहिस्ता आहिस्ता जब ये सेल पुराना हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, इसमें बहुत सारे केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो सेकेंडरी वॉल भी बन जाएगी। तो फिलहाल अभी क्योंकि न्यूली बॉर्न हुआ है इसलिए इसमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। फिर जी इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर अभी आपको पता है कि सेल्स न्यूली बॉर्न है और न्यूली बॉर्न सेल्स का साइज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम साइज पे होते हैं। तो इसलिए एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान आपको कुछ स्पेसेस नजर आती हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो क्योंकि अभी सेल बड़े नहीं हुए, सेल ने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया, अभी सेल ने वाटर एब्जॉर्ब करना है, अभी वो करना स्टार्ट करेंगे। सो इसलिए इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उन एम्प्टी स्पेसेस को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। सो दे आर लूजली पैक्ड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। लेकिन ये स्टार्ट की थी, बिल्कुल स्टार्ट की बात है। जैसे जैसे डिवीजन और बढ़ती रहेगी, क्योंकि सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सो बिल्कुल अगर हम स्टार्ट में देखते हैं तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आपके पास बहुत ज्यादा होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि मेसोफिल सेल्स भी पैरेन्काइमा से बनते हैं। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगी। और दूसरी बात आपको पता है कि ये न्यूली बॉर्न सेल्स हैं, और न्यूली बॉर्न सेल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे मेच्योर होना पड़ता है, और मेच्योर होने के लिए आपको पता है एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपके पास रेस्पिरेशन से आ रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, जब भी रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। सो पूरी चेन रिएक्शन है, वो भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। सो फोटोसिंथेसिस होगी,
ग्लूकोज बनेगा, वही ग्लूकोज ब्रेक होगा रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर आपके पास एनर्जी आएगी, और फिर वही पैरेन्काइमा कोलिनकाइमा में कन्वर्ट होगा। तो अगर पैरेन्काइमा को कोलिनकाइमा में कन्वर्ट होना है तो फूड तो चाहिए, तो उस फूड की नीड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इन मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सो दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस लार्जली अकर इन दी सेल्स। वैक्यूल्स पे आ जाइए। अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है उतना ही ज़्यादा फूड प्रिपेयर होगा, ठीक है, क्योंकि सेल की रिक्वायरमेंट इनिशियली बहुत होती है, क्योंकि उसे मैच्योर होना होता है। डेड सेल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डेड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, जैसे बार्क हो गई, ठीक है, बार के अंदर लेंटी सेल्स हो गए, लेंटी सेल्स के अंदर कभी भी आपके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नीड ही नहीं है, वो कंप्लीट मैच्योर हो चुका है, कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है। क्योंकि पैरेन्काइमा अभी अभी न्यूली बॉर्न है, तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत हाई होता है, इसलिए फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनती है, और अगर फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन रही है तो इन्हें उन फूड को स्टोर भी करना पड़ता है। सो यहाँ पे वैक्यूल्स हैं जो कि जितना भी फूड बच जाएगा उसे स्टोर करेंगे। सो दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज सराउंडेड बाय पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कुछ वैक्यूल्स हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, जिनके अंदर ये फूड जो है वो जाके स्टोर होगा, जो एक्स्ट्रा फूड होगा आपके पास। टग प्रेशर। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जो पैरेन्काइमा है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, और जब उनमें वाटर थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब होगा थ्रू एंडोस्मोसिस, अगर वाटर सेल के अंदर जाता है तो उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, और अगर वाटर सेल के बाहर आ रहा है तो उसे हम इसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। चैप्टर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो जब एंडोस्मोसिस होगी, वाटर एंटर होगा सेल के, तो सेल जो है वो टर्जिट हो जाएगा और इंटरनल प्रेशर लगाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर टर्गर प्रेशर। और इस टर्गर प्रेशर की वजह से वही पार्ट, वही सेल वॉल आपको फ्रेम या फिर रिजिड नजर आ रही होगी या टर्जिट नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ से आपके पास वो सेल्स बनते हैं जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पैरेन्काइमा आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करे, लेकिन पैरेन्काइमा सोर्स हैं ऐसे सेल्स की जो कि आपको आगे मैकेनिकल टिश्यूज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे होंगे। सो पैरेन्काइमा के बाद आ जाइए कोलिनकाइमा के ऊपर। जब यही सेल्स मेच्योर हो जाएंगे तो इन्हें हम कोलिनकाइमा कहने लग जाएंगे। सिंपल टिश्यूज हैं, दे आर सिंपल टिश्यूज, इट इज कंपोज्ड ऑफ राउंड, ओवल और पोलीगोनल शेप। ये तो एग्जैक्ट रटा है, तो एनाटॉमी देखिए, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन देखिए, हमने पॉइंट लिखा है, सो छोड़ दीजिए। आपको मैंने बताया था कि जब सेल ऐसा ऐसा मेच्योर होगा, सेल हार्ड हो जाएगा, और सेल हार्ड होगा तो फिर अब वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। सो पैरेन्काइमा ना होने के बराबर करता है, कोलिनकाइमा क्योंकि मेच्योर हो जाता है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से स्केलेनकाइमा अपने मेच्योरिटी लेवल 100% अचीव कर चुका होता है, तो वो आपको मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। फिर आ जाइए प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। देखें, वहां हमने बताया नहीं था प्रोटोप्लाज्म का, क्योंकि पैरेन्काइमा बिल्कुल से न्यूली बॉर्न सेल्स हैं, और बिल्कुल जो सेल्स आपके पास नए बन रहे हैं तो जाहिर है वो तो लिविंग ही होंगे। कोलिनकाइमा में बताना पड़ता है कि सेल लिविंग से है नहीं, क्योंकि कोलिनकाइमा वो लास्ट स्टेज है लिविंग की। फिर कोलिनकाइमा जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो फिर आपके पास सेल्स डेड हो जाते हैं। इसका मतलब कोलिनकाइमा जैसे ही स्केलेनकाइमा में कन्वर्ट होंगे तो फिर सेल्स आपके पास डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने प्रोटोप्लाज्म का भी पॉइंट लिखना है कि जो भी आपके पास सेल्स कोलिनकाइमा में एग्जिस्ट करते हैं वो लिविंग होते हैं। डिपोजिशन। अब यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। डिपोजिशन में कौन कौन से केमिकल्स आ जाएंगे आपके पास? सेल्यूलोज, और ये सारे केमिकल्स जो आपके पास डिपॉजिट होंगे ये आपके पास सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट हो रहे होंगे, ठीक है। तो पहले आपने पढ़ा था कि आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है जो कि थिन है। अब जब डिपोजिशन हो जाएगी तो वही आपके पास सेकेंडरी हो जाएगी और थिक हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है और पैक्टिन है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में आपके पास क्या फर्क है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में आपके पास ये फर्क होता है कि अगर आपके पास एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन के अंदर आपके पास 12 कार्बन है। जैसे सपोज आपके पास 12 कार्बन है, ठीक है, और वो सारे एक साथ एक ही लाइन में अटैच है, मीन्स सारे के सारे लीनियरली अटैच हुए हैं। सेकंड केस आपके पास क्या है, हेमिसेल्यूलोस में क्या होगा, अब उनमें से 6 हट जाएंगे और 6 ऊपर नीचे लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो सेंट्रल जो चेन आपको नजर आ रही होगी उसके अंदर सिर्फ हाफ कार्बन बचेंगे, इसलिए इसे हम हेमी सेल्यूलोज कहते हैं। बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सेल्यूलोज का मतलब होता है एक कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड की जो वैल्यू है वो वेरी करती है। उस कार्बन कंपाउंड के साथ एक OH ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप।
ऐसे कार्बन कंपाउंड को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, कार्बन की अमाउंट फिक्स नहीं है, कार्बन की अमाउंट वेरी कर रही होती है, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट होती है। उन कार्बन कंपाउंड्स के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है, तो इस केमिकल को हम कहते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में क्या फर्क है? सेल्यूलोज के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास 12 कार्बन है, और 12 कार्बन आपके पास सारे लीनियरली अटैच हैं, एक सारे आपके पास एक ही लाइन में अटैच हैं। अब जब सेल्यूलोज को आपने हेमी सेल्यूलोज में कन्वर्ट करना है, तो यही इनमें से आधे कार्बन जो है वो आपके पास ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के ऊपर एक और कार्बन लग जाएगा, फिर नीचे भी एक और कार्बन लग जाएगा, इसी तरह से चौथे कार्बन पे कार्बन लग जाएगा, तीसरे कार्बन के नीचे कार्बन लग जाएगा। तो आपके पास जो चेन है उस चेन के अंदर 6 कार्बन बचेंगे, और बाकी जो 6 कार्बन हैं वो आपके पास ऊपर नीचे ब्रांचेस के तौर पे लग जाएंगे। सो आपको स्ट्रक्चर जो है वो लेंथ वाइज हाफ नजर आएगा, इसलिए हम इसे हेमी सेल्यूलोज कहते हैं। बाकी अगर आप पेक्टिन को देखें, तो पेक्टिन एक केमिकल है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेक्टिन की मैं आपको वैसी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपने कभी ऑरेंजेस खाए तो ऑरेंजेस के अंदर आपको एक वाइट वाइट पोर्शन नजर आता है, उसे हम कहते हैं पेक्टिन। फिर मोनोकोट और डाइकोट स्टेम। मोनोकोट और डाइकोट स्टेम तो आपको पता ही है कि जो सीड्स ऐसे प्रोड्यूस करती है, ऐसे प्लांट जो कि ऐसे सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसके अंदर आपके पास जो सीड के 2 कॉटिलेडन है तो उसे हम डाइकोट कहते हैं, और जिसके अंदर एक है तो उसे मोनोकोट कहते हैं। ये तो आपने प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मोनोकोट और डाइकोट स्टेम। इसके अलावा चैप्टर 9 में भी टॉपिक है मोनोकोट और डाइकोट का, तो वहां पे आपने डिस्कस कर लिया होगा। सो ये सिर्फ डाइकोट स्टेम के अंदर होते हैं, मोनोकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसिस देखें, अब आपको पता है कि जो आपके पास पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा में किसी किस्म की डिपोजिशन नहीं होती, इसलिए जो सेल वॉल थी वो थिन थी। अब जब सेल मेच्योर होगा तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स डिपोजिट हो जाएंगे, जैसे सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, लिग्निन भी होता है, हेमी सेल्यूलोज हो गया। सो जब ये सारे केमिकल्स डिपोजिट हो जाएंगे तो जो आपके पास इसके अंदर स्पेसिस होंगी, इंटरसेल्युलर स्पेसिस होंगी, जाहिर है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। पहले आपके पास वॉल्स थिन है, अब जब वही वॉल्स थिक होना शुरू हो जाएंगी तो वॉल्स जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा जगह घेरेगी, और एक सेल से लेके दूसरे सेल के जो डिस्टेंस है वो आपको कम नजर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेल्युलर स्पेसिस कम हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप इस कैरन कायमा पे जाएंगे तो आपके पास सेल और मेच्योर हो जाएगा, और जब सेल कंप्लीटली मेच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर से इंटरसेल्युलर स्पेसिस खत्म हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेंट कायमा में इंटरसेल्युलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि डिपोजिशन नहीं है। कॉलन कायमा में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेसिस कम हो जाएंगी। स्केलन कायमा में मैक्सिमम डिपोजिशन होती है, तो उसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस बिल्कुल से एब्सेंट होंगी। सो इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर मच लेस। फंक्शंस पे आ जाइए। फंक्शंस वही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यंग टिश्यूज को, और नॉन वुडी के अंदर जब आपके पास ट्री बन जाता है तो ट्री के अंदर तो आपके पास स्केलन कायमा ही है, कॉलन कायमा आपके पास बहुत कम होते हैं। सो जो आपके पास नॉन वुडी प्लांट है उसके अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है वो कॉलन कायमा है।